नेक्स्ट हमें वहीं से दिखाया जाता है इन्हें बेहोश होती है और मिस्टर डू उसी के पास बैठे उसके होश आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी तरह करते हुए पूरी रात निकल जाती है मगर इन्हें को होश नहीं आता। वो नींद में भी सिर्फ वोयल का नाम ले रही होती है और इस चीज से मिस्टर डू को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। वही हमें वोयल को दिखाया जाता है जो भी कुछ हुआ वो भी उसी के बारे में सोच रहा होता है और सोच के काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है। उसको मिस्टर डू की कही हुई बात याद आ रही होती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तो वो खुद से पूछता है क्या वाकई में इन्हें का खून पीने के लिए जा रहा था, क्या मैं वाकई एक मॉन्स्टर हूँ। ये सोचते हुए बहुत ज्यादा परेशान होता है। उल्टा उसको ये भी पता नहीं होता कि मिस्टर डू इन्हें को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं। दूसरी तरफ इन्हें को होश आ जाता है और वो काफी हैरान होती है। मिस्टर डू से पूछती है कि ये सब कुछ क्या है, जिसपे मिस्टर डू उसको सारी बात बता देते हैं। इन्हें फौरन वोयल के बारे में पूछती है तो मिस्टर डू गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी उसी का नाम ले रही हो जबकि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। इन्हें ये सुन के हैरान होती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मिस्टर डू उसको इस बात पे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर इन्हें मानने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि जब उसके पास मारने का साफ मौका था उसे तब मुझे नहीं मारा तो अब मुझे क्या मारेगा। ये सुन के मिस्टर डू कहते हैं कि जो मैंने देखा बस मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, अब मानना और ना मानना वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर मेरी मानो तो उस मेंशन को छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इन्हें अभी भी मुंह मोड़ लेती है और इस बात के ऊपर बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वोयल बार बार इन्हें को कॉल कर रहा होता है। इन्हें सो रही होती है तो मिस्टर डू उसकी फोन उठा लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि रात के इस वक्त तुमने फोन क्यों किया। जिसपे वोयल उनको बताता है कि मैं इन्हें को लेकर परेशान हूँ, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मिस्टर डू उसको कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि अभी उसको रेस्ट की जरूरत है तो दोबारा कॉल मत करना। ठीक है मैं कॉल नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन्हें को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हो। मिस्टर डू उसको कहते हैं कि यहाँ पर आने के बारे में तो सोचना भी मत, यहाँ से दफा हो जाओ। वो वोयल को सुना के फोन रख देते हैं। वोयल भी ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा सैड होता है। यहाँ तक कि वोयल ने जो भी कॉल्स की होती हैं वो कॉल लॉग्स भी डिलीट कर देते हैं। फिर वही हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डू इन्हीं के लिए कॉफी लेके उसके रूम में आते हैं तो देखते हैं कि इन्हीं तो डिस्चार्ज होने के लिए फुल रेडी हो गई है। तो उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। इन्हीं कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं घर जा रही हूँ। मिस्टर डू उसको कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 2 दिन के लिए रेस्ट करना है और तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है, वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इन्हीं कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उस घर को नहीं छोड़ूंगी। ये कह के वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर डू उसको वोयल के सारे राज बता देते हैं कि वो सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारा खून पी के इंसान बनना चाहता है, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता। ये सब कुछ सुनने के बाद भी नहीं कहती है कि आप ये सब कुछ नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं इसीलिए सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं वो हूँ जिसको उसकी जरूरत है ना कि उसे मेरी जरूरत हो, इसीलिए मैं सिर्फ अपने दिल को फॉलो करूंगी। ये कहते हुए इन्हीं वहाँ से चली जाती है। मिस्टर डू उसको जाते हुए देख रहे होते हैं और वो ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। फिर वही नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है। वो अभी भी इसी सब के बारे में सोच रहा होता है। पूरी रात गुजर जाती है मगर उसको नींद नहीं आती और वो देखता है कि इन्हीं सामने से आ रही है। इन्हीं भी वोयल को देख के रुक जाती है और अपने दिल में सोचती है कि बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। ये सोचते हुए मुस्कुराने लगती है और भागते हुए वोयल के करीब जाने लग जाती है। वोयल भी उसी को देख रहा होता है और इन्हीं जाते ही उसको हक कर लेती है। गले लग के उसको थोड़ा सुकून मिलता है तो वोयल से कहती है कि प्लीज ऐसे ही रहो क्योंकि मैं किसी और चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। थोड़ी देर तक तो ये लोग ऐसे ही रहते हैं। फिर वोयल पूछता है कि बताओ कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। इन्हीं कहती है कि अगर मेरी इतनी फिक्र हो रही थी तो तुमने मुझे एक दफा भी कॉल क्यों नहीं की, यहाँ तक कि तुम मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए। वोयल बिल्कुल खामोश रहता है और कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इन्हीं कहती है कि बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साइड पर ही रहो। ये सुन के वोयल उसको और टाइट से हक कर लेता है। फिर वही नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं घर पर आ जाती है। सैंग और डोंग भी उसकी बहुत फिक्र कर रहे होते हैं। उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। आपके नहाते हुए हमने पूरे मेंशन को अच्छे से संभाल लिया। इन्हीं उनको थैंक यू करती है। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। ये कहते हुए वो ऊपर आ जाती है, लेकिन अपने रूम में जाने के बजाय वो अपनी गेस्ट से मिलने के लिए आती है। उसकी गेस्ट उससे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। वो कहती है कि मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा चोट लग गई। इन्हीं इसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही उससे पूछती है कि वो लड़का कौन था। वो इन्हीं को बताती है कि मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, बस वो मुझे फॉलो करता है और साथ ही गर्लफ्रेंड बनने की धमकी भी देता है, मगर आपकी वजह से मैं उससे बच गई। मैंने हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर दी है। ये सब बोलते हुए वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि आपने मेरी इतनी मदद करी, लेकिन मुझे देखो, मैं तो आपको देखने के लिए एक दफा हॉस्पिटल में भी नहीं आई। वो रो रही होती है तो इन्हीं उसको कहती है कि कोई बात नहीं, मगर मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आ पाई। ये कहते हुए वो उसको हक कर लेती है और कहती
है कि बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमें वोइल को दिखाया जाता है, वो डोंग और सैंग से बात कर रहा होता है कि कुछ भी हो जाए हमें इन्हीं के फादर को ढूंढना होगा। जिस पे सैंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये बात मैंने पहले तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि तुम बहुत ज्यादा फिक्र करोगे, लेकिन जब मैंने पूछताछ की थी तो मुझे पता चला था कि इन्हीं के फादर को किसी ने किडनैप किया है। वोइल सुन के हैरान होता है और साथ ही खुश भी, और कहता है कि इसका मतलब ये है कि उनकी 50% जिंदा रहने के चांसेस हैं, और साथ ही इस बात की भी बहुत खुशी है कि अब इन्हीं अकेले नहीं है। फिर वही हमें मिस्टर डू का दिखाया जाता है, वो अपने ऑफिस में आते हैं तो देखते हैं कि ली इनके ऑफिस में आया हुआ है। मैनेजर उसके पास जा ही रहे होते हैं कि मिस्टर डू उनको रोक देते हैं, वो कहते हैं कि तुम बाहर जाओ। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर डू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो अंदर आके ली से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ली सुन के खड़ा हो जाता है और उनको कहता है कि जो तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा ही तो है, क्योंकि हम दोनों सेम बोट में हैं। ये कह के वो मुस्कुराने लगता है। मिस्टर डू को उसकी बात समझ में नहीं आती तो वो उसको कहते हैं कि पैसों की फिक्र मत करो, जैसे मैंने तुमसे वादा किया है मैं तुम्हें अच्छा ही पे करूंगा, लेकिन तुम जल्द से जल्द मेरा काम करो और वोइल को जिंदा पकड़ो इससे पहले कि वो इन्हीं को चोट पहुंचाए। ये सुन के ली कहता है तो ठीक है, फिर अपनी फीस तैयार रखो क्योंकि ये काम मैं जल्द से जल्द करने ही वाला हूँ। फिर वही हमें डोंग को दिखाया जाता है, वो पंपलेट छपा के वोइल के पास लेकर आता है और कहता है कि इसके ऊपर मैंने इन्हीं के फादर के बारे में लिख दिया है, तो अगर किसी को भी पता होगा तो हमसे फौरन कांटेक्ट कर लेगा। वोइल कहता है कि ठीक है, फिर ये काम हम जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि मैं जाने से पहले इन्हीं को उसके फादर से मिलवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो अकेले रह जाए। उसकी बात सुन के उसके दोनों दोस्त भी सैड हो जाते हैं। फिर वही हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही मिलके पम्फलेट बांट रहे होते हैं और ये पम्फलेट गलती से ली के हाथ में भी लग जाता है। उसको पढ़ने के बाद वो इन लोगों के ऊपर हंसने भी लगता है। फिर वही हमें इन्हीं का दिखाया जाता है, वो अपनी सफाई कर रही होती है कि इतने में हाइसन वहाँ पर आ जाती है और वो इन्हीं को कहती है कि मैंने भी तुमसे कहा था ना कि मैं अपने दिल को फॉलो करूंगी। ये कहते हुए दोनों बैठ जाती हैं और हाइसन उसको कुछ पेपर्स देती है। उसमें लिखा होता है कि जो भी पैसे उसे पेंशन के ऊपर लगाए हैं वो सारे पैसे उसको वापसी चाहिए, क्योंकि मेंशन के ऑनर ने उसे झूठ बोला है। इन्हीं कहती है कि ये तुम ये क्या कह रही हो, मैं पैसे तुम्हें अभी कैसे वापसी कर सकती हूँ, जबकि तुम जानती हो कि अभी तो ये गेस्ट हाउस अच्छे से चल भी नहीं रहा। हाइसन कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वोइल वैम्पायर है, तुमने इसकी सच्चाई मुझसे छुपाई थी और अब जबकि मुझे पता चल गई है तो मुझे ये पैसे वापसी चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम मुझे पैसे वापसी नहीं करोगी तो मैं तुम पे केस भी कर सकती हूँ और साथ ही सारी सच्चाई सबको बता दूंगी, और इसका मेरे पास एक और आसान तरीका है। ये कहते हुए वो इन्हीं के करीब आती है, उसको कहती है कि अगर तुम ये मेंशन छोड़ के चले जाओगी तो मैं इस केस को भी छोड़ दूंगी। ये कह के हाइसन वहाँ से जाने लग जाती है तो इन्हीं कहती है कि अपना लालच पूरा करने के लिए तुम हमारे साथ इस तरह से नहीं कर सकती। जहाँ तक बात रही तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के पैसों की तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द वापसी कर दूंगी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाइसन को सुन के गुस्सा आता है तो वो उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है, लेकिन इन्हीं उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको कहती है क्या बहुत हुआ, मैं वोइल को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करूंगी। हाइसन से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए एक हफ्ता दे देती हूँ। ये कह के वहाँ से जाने लग जाती है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, इन्हीं अपने रूम में खड़ी हुई बहुत परेशान हो रही होती है और यही सोच रही होती है कि आखिर मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। इतने में वोइल की आवाज आती है तो वो पेपर्स को छुपा देती है और वोइल के सामने ऐसी हो जाती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वोइल उससे बातें करने लगता है और उसको कहता है कि एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे फादर तुम्हें मिल जाते तुम कैसा फील करोगी। इन्हीं सुन के हैरान होती है और थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब मुझे उनकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है और अब मैं ठीक भी हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो और इतना ही काफी है। वोइल सुन के मुस्कुराने लगता है। फिर वही नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है, वोइल अपने रूम में होता है और अपने हाथों को देख रहा होता है। उसके हाथों में बहुत ही अजीब से निशान पड़ रहे होते हैं, जिससे ही पता चल रहा होता है कि वोइल अब बहुत ज्यादा बीमार होने लगा है। इतने में उसके दोनों दोस्त भी आ जाते हैं और वोइल फौरन अपने हाथ को छुपा लेता है। वो आते ही उसको कहने लग जाते हैं कि तुम इतना बड़ा सच हमसे कैसे छुपा सकते हो, कैटमैन ने हमें सब कुछ बता दिया है। वोइल कहता है कि तुम लोग को पता चलने से भी कुछ नहीं बदलेगा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, बस मैंने तुम लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम लोग को परेशान नहीं करना चाहता था। ये सुन के सैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मरने वाले हो क्या, ये कोई मजाक है, हमने 1000 साल इसीलिए वेट किया कि उसके बाद तुम हमारे साथ ही रहोगे, लेकिन अब तो तुम मरने ही वाले हो। वोइल सुन के उनसे माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने एक अच्छी जिंदगी जी और मेरे पास तुम जैसे 2 भाई भी हैं। भले ही मैं इंसान बनने में नाकाम हो गया, मगर मैं इंसान बने बगैर ही कैसे इंसान से मिला जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील करवाया और मेरे प्यार के सपनों को पूरा किया, तो अब मुझे मरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डोंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लग जाता है। सैंग भी उसको यही कहता है कि
कुछ भी हो तुम्हें जीना होगा क्योंकि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये कहकर सैंग भी वहाँ से चला जाता है। वोयल अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही वो काफी ज्यादा सैड भी होता है। उसको चक्कर भी आ रहे होते हैं और वो नीचे बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का दिखाया जाता है। वोयल आता है और देखता है कि उसके दोनों दोस्त अभी भी उससे नाराज हैं, यहाँ तक कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वही नेक्स्ट हमें इन्हीं का दिखाया जाता है। वो बैंक से कर्जा लेने के लिए आती है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो कर्जा देने के लिए नहीं को मना कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमें वोयल का दिखाया जाता है। वो अपने रूम में होता है और उसको काफी ज्यादा वीकनेस हो रही होती है। इतने में उसके पास अननोन नंबर से कॉल आता है। वोयल जब कॉल उठाता है तो कहा जाता है कि आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं शायद मैंने उनको कहीं देखा है। वोयल सुन के एकदम हैरान हो जाता है, पूछता है कि आपने कहाँ देखा, जिसपे वो कहते हैं कि मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ तो आप फौरन यहाँ पर आ जाएं। वही हमें इन्हीं का दिखाया जाता है। वो भी घर पर आ जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो आते ही सैंग से पूछती है कि वोयल कहाँ है, जिसपे सैंग कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो बाहर गया है, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम उसको डायरेक्ट ही कॉल कर लो। तो वो सैंग से ही पूछ लेती है कि आखिर ये हरकत किसने की, लेकिन सैंग उसको कोई जवाब नहीं देता। तो इन्हें समझ जाती है कि ये वोयल का ही काम है, तो वो वोयल को बुरा भला कहने लग जाती है। ये सुन के सैंग को गुस्सा आता है तो उसको कहता है कि बस कर दो, जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो तुम्हारे फादर हैं। इन्हें भी गुस्से से कहती है कि मैंने उसको नहीं कहा कि उनको ढूंढे, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो, क्या वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं, जबकि वो खुद यहाँ से जाने वाला है। ये कहते हुए वो एकदम चुप हो जाता है और अपने ऊपर कंट्रोल करता है। इन्हें भी उसकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है। अगर तुम्हें जरूरी बात करनी है तो तुम वोयल से ही कर लेना, ये कहकर सैंग वहाँ से जाने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें वोयल का दिखाया जाता है। वो उस जगह पे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आ रहा होता, और दूसरा वहाँ पर बहुत ज्यादा खून की स्मेल आ रही होती है और ये चीज उसको थोड़ी परेशान करती है। वो स्मेल को फॉलो करते हुए उसी तह खाने के अंदर आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे इंसानों को कैद किया होता है। जब वो इंसानों को देखता है तो देख के और भी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये इंसानों की हालत आखिर किसने की। इतने में उसकी नजर एक फ्रिज पे पड़ती है तो फ्रिज के पास जाता है और देखता है कि फ्रिज के अंदर तो बहुत सारी खून की बोतलें हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होता है कि इतने में जेल बंद हो जाता है। वो ये देख के एकदम हैरान होता है और जाके खुद को छुड़वाने लगता है, लेकिन फ्रेश खून ना पीने की वजह से उसमें ताकत भी नहीं बचती, जिसकी वजह से वो खुद को छुड़वा भी नहीं पा रहा होता। बहुत कोशिश कर लेता है कि इतने में ली हंसता हुआ उसके पास आता है। ली को हंसता हुआ देख के वोयल का खून खोलने लगता है। साथ ही ली उसको कहने लगता है कि सड़ा हुआ खून पीने की वजह से देखो आज तुम में ताकत भी नहीं बची। ये सुन के वोयल कहता है क्या तुम अभी भी इंसानों का खून पीते हो। ली कहता है कि मैं उनको मारता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ ताकि इसकी वजह से मैं भी जिंदा रह सकूँ। अगर तुम्हें पीना है तो तुम पी सकते हो, पीछे फ्रिज में रखा हुआ है। वोयल को सुन के उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसको कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जिसपे सैंग भी उसके ऊपर चिल्लाता है कि हाँ वो तुम हो जिसने मेरा दिमाग खराब किया है। ये कहने के बाद वो मिस्टर डू को कॉल करता है। वो कहता है कि आपको हाफ वैम्पायर चाहिए था ना, तो मैंने उसको पकड़ लिया है, फौरन यहाँ पर आ जाएं। मिस्टर डू उसको कहते हैं कि तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन वोयल के चीखने की वजह से मिस्टर डू को यकीन हो जाता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। वहीं वोयल को बहुत गुस्सा आता है तो वो ली का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन ली उसका हाथ पकड़ के मोड़ने लगता है। इससे पता चलता है कि वोयल के अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। ली भी इस चीज से काफी ज्यादा हैरान होता है तो फौरन उसका हाथ देखता है। हाथ देखकर वो वोयल के ऊपर झूठ मूठ का तरस खाने लगता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब तो तुम मरने वाले हो। ये कहकर वो उसके ऊपर हंसने लगता है। वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा हम कभी भी ना मिलें। ये कहकर ली वहाँ से चले जाता है और वोयल भी बहुत आराम से बैठ जाता है क्योंकि वो काफी कोशिश कर चुका होता है, लेकिन उससे वो जेल नहीं खुल रहा। थोड़ी देर के बाद कोई नीचे आने लगता है, जिसको देख के वोयल एकदम हैरान हो जाता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा।